गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में, इस सीखने सिखाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका विकास सिंह चौहान। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था टेंसेस से रिलेटेड। आज हमारा जो डिस्कशन होगा फंक्शनल ग्रामर से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। क्लियर, प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश से रिलेटेड है और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं रिप्लेशर। रिप्लेशर, रिप्लेशर। क्लियर, रिप्लेशर इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि ब्यूटी को रिटेन करने के लिए। इंग्लिश की जो वर्ड होता है, जो बार बार यदि हम किसी वर्ड को एक बार कई बार यूज करेंगे तो उसकी जो ब्यूटी होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो उस ब्यूटी को रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन में हम टाइप्स बता दिए थे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज हमारा पर्सनल प्रोनाउन से ही डिस्कशन होगा। क्लियर, तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से हमारा डिस्कशन चल रहा है। क्लियर, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कशन किया था पर्सनल प्रोनाउन संख्या में कितने होते हैं? संख्या में होते हैं 7। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिलेट्स करता है पर्सन को, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सेंटेंस सही है कि गलत। He wanted me book। ये सेंटेंस सही है कि गलत? इसको ध्यान से देखें, प्लीज टेक योर टाइम। He wanted me book, इसको ध्यान से देखें तो लिखा है he wanted what। He wanted what's, what से आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये बुक जो है ये क्या है? अपने आप में नाउन है। अपने आप में क्या है? नाउन है। क्लियर। अब हमने बताया था कि नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो करता है एडजेक्टिव। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव केस। हमने बताया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यहाँ पर लिखा है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखा है मी होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ही वॉन्टेड मी बुक। ये सेंटेंस देखें तो ही वॉन्टेड वाट, वाट से आंसर दिया, मतलब बुक यहाँ पर क्या है? नाउन है। क्लियर, कोई भी वर्ड देखने में चाहे कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। बुक देखा जाए तो अभी तो हम यहाँ पर नाउन बता रही थी, इसी को हम इस तरह लिख दें, ही बुक्ड माई टिकट। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बुक वर्ड है, बुक, यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? वर्ब की तरह। क्लियर, बुक ही है। यदि मैं बोलूँ आई बुक माई टिकट, आई बुक माई टिकट, या बोल सकते हो सीट। क्लियर, तो यहाँ पर जो बुक यूज हुआ है वो यूज हुआ है कैसे? एज ए वर्ब। क्लियर, वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो देखने में चाहे कोई भी वर्ड कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। क्लियर, तो ही वांटेड मी बुक, ही वांटेड व्हाट से आंसर दिया, मतलब मैंने बताया था जो आइडेंटिफिकेशन होता है व्हाट, हु, हुम से आंसर देगा, इसका मतलब वो नाउन होगा। बाकी किसी से देगा, व्हाई, हाउ से देगा तो वो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। ही वांटेड मी व्हाट, व्हाट से आंसर दिया, मतलब बुक क्या है? यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको आई का जो एडजेक्टिव बनता है वो होता है क्या? माय। क्लियर, माय होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ही वांटेड माय बुक। ही वांटेड मी बुक नहीं होता है, ही वांटेड माय बुक होगा। क्लियर, इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ही वांटेड माय बुक, क्योंकि ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। क्लियर, ओके। प्रोनाउन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 10 काइंड्स बताया था। सबसे पहले प्राइड, एक ट्रिक बताई थी, प्राइड का स्क्वायर। तो उसमें बताया था पी से 2 आते हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन आता है, एक पजेसिव प्रोनाउन आता है। क्लियर, तो हम थोड़ा सा पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पजेसिव केस जो होता है वो होता क्या है? क्लियर, पजेसिव केस,
पजेसिव केस। पजेसिव केस को देखा जाए तो इसकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी इसकी होती है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होती है। एक दूसरी कैटेगरी होती है क्या, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन होती है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पजेसिव केस जो होता है, पजेसिव का मतलब होता है, पजेशन से निकला है वर्ड है, पजेशन का मतलब ऑनरशिप को दिखाए या बिलोंगिंग को दिखाए। अभी हमने बताया था ही वांटेड माय बुक, बुक मेरी है, मैं उसमें ऑनर बता रहा हूँ, मैं अपना पजेशन दिखा रहा हूँ, अपना बिलोंग दिखा रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, पजेसिव केस हुआ। पजेसिव केस दो कैटेगरी होती है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्लियर? अब हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हमने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, कौन कौन से वर्ड होते हैं। आई का जैसे होता है माय, बी का होता है आर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स, इट का होता है इट्स। क्लियर? और दे का होता है देयर, और 1 2 3 4 5 6, एक कौन बचा, यू का होता है योर। ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? पजेसिव प्रोनाउन की बात किया था तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। एक होता है माय का होता है माइन, आर का होता है आर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट का कुछ भी नहीं होता पजेसिव प्रोनाउन, दे का देयर्स, और योर का होता है योर्स। क्लियर? इट का कुछ भी नहीं होता है पजेसिव प्रोनाउन। फिर से बता रहा हूँ, पजेसिव केस दो तरह से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव भी 7 प्रकार के होते हैं, माय, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर। पजेसिव प्रोनाउन की बात किया जाए तो माइन, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स होता है। याद रखना, इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, और इस पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। एक बार फिर से मैं फिर से बता रहा हूँ, पजेसिव केस दो कैटेगरी में होती है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमेशा नाउन आता है, कंपलसरी है। जैसे मैंने अभी लिखा था माय बुक, माय बुक लिखा था, तो माय क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन कंपलसरी है, कंपल्सन है। ठीक है? और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, इसके बाद एक छोटी सी डिस्कशन करूँगा एप्लीकेशन से रिलेटेड कि एप्लीकेशन में कैसे गलत लोग लिख देते हैं। कुछ सेंटेंस लिखता हूँ एग्जाम्पल से रिलेटेड। पहला है द बैग इज माइन या माय। दूसरा सेंटेंस है ही एप्रिसिएटेड मी joining the club। मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इस सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करिए कहाँ पर गलत है या कहाँ पर सही है। क्लियर? प्लीज टेक योर टाइम। इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। तो पहला लिखा है द बैग इज माइन या माय।
हमने बताया था यहाँ पर देखा जाए तो द बैग अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, आ गई हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या बताया कि द बैग इज माइन। माइन को देखा जाए, इस माइन को यदि कैटेगराइज करते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर। अब इस माय को देखते हैं, इस माय को देखते हैं तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर। फिर से मैं बता रहा हूँ, द बैग इज माइन या माय। मैंने लिखा कि द बैग, इसमें क्या है, द बैग यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। माइन को देखा जाए पजेसिव प्रोनाउन। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। तो यहाँ पर देखा जाए द बैग इज माइन या माय, तो माय यदि लिखूंगा तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन लिखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय कहना गलत होगा, इसका हो जाएगा द बैग इज माइन। क्लियर। द बैग इज माइन कहना सही होगा, माय नहीं। माय लिख दूंगा तो इसके बाद हमें नाउन लिखना कंपलसरी रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ही एप्रिसिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब। यहाँ पर तो समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पर क्या लिखें। ही एप्रिसिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब। हमने बताया था कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कीवर्ड्स बताए थे। एक होता है व्हाट, हु, हुम, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उससे हम किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नाउन की तरह यूज हुआ है, कौन सा नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। देखने में चाहे कोई वर्ड कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। क्लियर। तो इसका मतलब है ही एप्रिसिएटेड व्हाट, ही एप्रिसिएटेड व्हाट, व्हाट से आंसर दिया, तो इसका मतलब ये ज्वाइनिंग जो लिखा है ही एप्रिसिएटेड व्हाट, ये क्या है, व्हाट से आंसर दिया, व्हाट से आंसर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा नाउन। हमने ये भी बताया था जब किसी भी वर्ब में, जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है तो ये बन जाता है नाउन। इसी नाउन को हम बोलते हैं जीरण नाउन। हमने नाउन की क्लास में इसको बताया था कि जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है तो बन जाता है नाउन। कौन सा नाउन होता है, जीरण नाउन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एक नाउन है, ही एप्रिसिएटेड व्हाट, व्हाट से आंसर दिया मतलब नाउन। तो इस नाउन के पहले तो आना चाहिए कायदे से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो ना आया नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही एप्रिसिएटेड माय ज्वाइनिंग द क्लब, ही एप्रिसिएटेड माय ज्वाइनिंग द क्लब हो जाएगा। मी नहीं होगा, मी ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज नहीं होगा। नाउन के पहले कौन होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू द लेट नाइट पार्टीज। His father did not like what? His father did not like what? What से आंसर दिया, इसका मतलब गोइंग यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करेगा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। ये हिम लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। ही का क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। तो हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज गोइंग टू द लेट नाइट पार्टीज, पार्टीज। क्लियर। इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर लिखा है सेंटेंस, हर्स हाउस इज वेरी बिग। क्लियर, वेरी बिग लिखा है। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, मान लो इस सेंटेंस को यदि हम तो कैटेगराइज करें तो हर्स यहाँ पर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद यहाँ पर हाउस क्या है, नाउन आ गया। तो हमने बताया था किसी भी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है। ये आ गया तो इसके बाद कभी नाउन नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है। तो या तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, इस सेंटेंस को हर्स हाउस, या तो हम इसको हर हाउस लिखें, हर हाउस इज वेरी बिग, इस तरह से लिखें, क्योंकि ये हर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद क्या है, नाउन है, तो क्लियर हो जाएगी। या तो हम इसको हर्स लिख दें, हर्स इज वेरी बिग हाउस। इसको क्या करें, इसको उठा कर यहाँ पर पुट कर दें तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा। हर्स इज वेरी बिग हाउस। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा नाउन से होगी या तो प्रोनाउन से होगी। तो यहाँ पर प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलते हैं नेक्स्ट।
देखो क्लियर। यहाँ पर हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हमने पढ़ा कि हमने कई सारे रूल्स पढ़े कि कोई भी यदि वर्ब है, वर्ब के इधर साइड सब्जेक्टिव केस आता है, इधर साइड ऑब्जेक्टिव केस लिखा रहता है। क्लियर। यदि कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा यदि किसी पॉजिटिव डिग्री लिखी है, कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। याद रखना, प्रपोजिशन के बाद या फ्रेजल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और यदि यहीं पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लिखा है तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। यदि वर्ब है, वर्ब की इधर साइड सब्जेक्टिव केस होगा, इधर साइड ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर। आज जो हमने रूल पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई भी यदि नाउन है, नाउन को पहले नाउन को यदि कोई क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो हमेशा नाउन के पहले क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन आता है। क्लियर। याद रखना ये चीज़। ओके। कभी भी ऑब्जेक्ट में केवल पजेसिव एडजेक्टिव बस ना लिखा रहेगा, उसके बाद क्या लिखा रहेगा, हमेशा नाउन लिखा रहेगा। ओके। कुछ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नाउन में क्लियरली बता दिया था कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट होता है, हु होता है, हुम होता है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड वो नाउन है कि क्या है। क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखने में कोई भी वर्ड चाहे कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। क्लियर। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। यहाँ हमने 3 सेंटेंस लिखे, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन क्या है। क्लियर। देखा जाए तो वॉकिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, वॉकिंग इम्प्रूव्स व्हाट से आंसर दे रहा है ये, वॉकिंग इम्प्रूव्स व्हाट से आंसर दिया, मतलब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड लिखा है ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है। अपने आप में एक क्या है, नाउन है। क्लियर। यहाँ पर जो लिखा है वॉकिंग इम्प्रूव्स व्हाट से आंसर दिया, मतलब ये नाउन है। व्हाट इम्प्रूव्स हेल्थ, ये व्हाट से आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी अपना क्या है, नाउन है। क्लियर। व्हाट हु होम, यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट हु होम से जो क्वेश्चन आता है, आंसर देता है, उसे बोला जाता है नाउन। क्लियर। तो व्हाट इम्प्रूव्स हेल्थ, व्हाट से आंसर दिया मतलब ये भी नाउन। क्लियर। देखा जाए तो वर्ब क्या है, एक प्रकार का वर्ब क्या है, वर्ब में क्या जुड़ गया, आईएनजी। यहाँ पर ये वर्ब है और वर्ब में क्या जुड़ गया, आईएनजी, तो ये बन गया क्या, जीरण नाउन। जीरण नाउन। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो नाउन से होगी, प्रोनाउन से होगी, तो नाउन हो गया। क्लियर। आई लाइक व्हाट से आंसर दे रहा है, व्हाट से आंसर दिया मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा नाउन है, जीरण नाउन है। whom likes singing, who likes singing, who। क्लियर। प्रोनाउन से रिलेटेड है ये। स्मोकिंग इज इंजूरियस, व्हाट इज इंजूरियस, व्हाट से आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना नाउन है। क्लियर। तो किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड कैसे यूज हुआ है ये देखने के लिए हम 3 क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, व्हाट, हु, होम से। उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ड उस सेंटेंस में किस तरह यूज हुआ है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, ये था हमारा जनरल सा डिस्कशन। अब आते हैं हम थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन की एक और कैटेगरी है जिसको बोला जाता है इट, 3rd पर्सन में आता है, सिंगुलर में। तो वो कैसे यूज होता है किसी सेंटेंस में, उसको आज हम समझ लेते हैं। क्लियर। एक बहुत प्यारा वर्ड है इट, इट। याद रखना इट जो होता है, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। ये सेंटेंस देखा जाए तो इट यहाँ पर प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक यहाँ पर क्या है, एक नाउन है।
नाउन को क्वालिफाई किया क्या, एडजेक्टिव। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। इट इज़ माई बुक, यदि मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ कि इसका आप लोग प्लूरल बनाइए, इसका प्लूरल बनाइए, तो हाउ टू मेक प्लूरल। तो ये इट जो वर्ड है, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। यदि मैं इसी सेंटेंस को बोलूँगा इट इज़ माई बुक, जैसे मैं बोल दूंगा इट इज़ माई हैंकी, हैंकरचीफ, क्लियर। अब मैं बोलूँगा कि इसको प्लूरल बनाओ, तो कैसे प्लूरल बनाएंगे, क्लियर। तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, आप बताएंगे कौन सा सही है। इट इज़ माई बुक का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। इट इज़ माई बुक है, इसका यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इट इज़ माई बुक। हमने बताया था इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है, और इट किसी भी सब्जेक्टिव केस की तरह यूज नहीं होता किसी भी सेंटेंस में। इट जो होता है किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है, हमेशा एक डमी की तरह यूज होता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। इट इज़ माई बुक है, इसका यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो इट आर माई बुक। हमने बताया था कभी भी इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आर लगेगा नहीं, मतलब ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। इट आर माई बुक्स गलत कहना होगा, दीज आर माई बुक्स। याद रखना कि दीज जो होता है, दीज एक होता है दिस, क्लियर। तो मैं इसको फिर से अच्छे लिख देता हूँ। एक होता है दिस, दिस को हम यदि प्लूरल बनाते हैं तो बना देते हैं दीज में। दिस का यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो बना देते हैं दीज में, और दैट का बना देते हैं क्या, दोज में, क्लियर। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक्स ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक। अब इसी को प्लूरल बनाएंगे तो बोलेंगे दीज आर माई बुक्स, क्लियर। दैट दूर के लिए होता है दैट इज माई बुक, फिर उसको प्लूरल बनाएंगे दोज आर माई बुक्स, क्लियर। ऐसा होता है। तो इट का प्लूरल दीज से नहीं बनेगा, दिस का दीज होता है प्लूरल। दिस क्या है, दिस यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। ये इसका प्लूरल बन गया दो, दीज। ये दैट क्या है, सिंगुलर है, और दोज क्या हो गया है, प्लूरल हो जाएगा, क्लियर। हम इसको बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे दिस दैट दीज दोज कैसे यूज होता है। तो दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज, इट का प्लूरल दीज नहीं होता है। यहाँ से देखा जाए तो ये सेंटेंस अपने आप गलत हो गया, दीज तो यूज हो नहीं सकता, दीज तो दोज भी नहीं यूज होगा। माई बुक्स आर इट, माई बुक्स आर इट, ये कैसे सेंटेंस, ये भी अपने आप में कहना गलत हो जाएगा। माई बुक्स आर इट, क्लियर। इसका जो प्लूरल बनता है हमेशा दे से बनता है, याद रखना। इट का जो प्लूरल होता है दे से बनता है, तो दे आर माई बुक्स कहना अपने आप में सही होगा, बाकी सब सेंटेंस गलत हैं, क्लियर। इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, याद रखना। इट कभी भी एज ए सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है, ये एज ए डमी यूज होता है, ठीक है। इट का हम यदि प्लूरल बनाते हैं तो दे लगाकर हम बनाते हैं। अब कुछ समझ लेते हैं इट कैसे यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। इट जो होता है, इट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो इसका रूल होता है, सबसे पहला जो होता है टू मेंशन डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, क्लियर। डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ। टू मेंशन डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ को दिखाने के लिए हम इट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। इट इज अगस्त,
यह अगस्त है, इट इज अगस्त। तो यहाँ पर क्या है, मंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, इट इज अगस्त। यदि मैं बोलूँगा इट इज 2020, इस तरह यूज होता है, दिस नहीं बोलेंगे, दिस इज 2020, इट इज 2020, इट इज अगस्त। क्लियर। जैसे मैं बोलूँगा अभी जैसे टाइम हो रहा है, इट इज 15 past 7 o'clock। अभी जैसे टाइम हो रहा है, इट इज़ 15 past 7 o'clock, अभी 7:15 हो रहे हैं, तो बताएंगे इट इज़ 15 past 7 o'clock, तो टाइम को दिखाने के लिए। जैसे डेट आज है, इट इज 8 अगस्त, इट इज 8 अगस्त। क्लियर, आज 8 अगस्त है। क्लियर, वैसे यहाँ पर 8 होना चाहिए। क्लियर, 8 अगस्त। क्लियर। तो हम यदि डेट को हम बता देते कैसे लिखा जाए, जैसे कभी कभी लिखा रहता है कि आज जैसे तारीख है, इट इज 18 अगस्त 2020। तो इसमें बताया जाता है कि ये इस तरह हमें नहीं लिखना चाहिए, गलत माना जाता है। इसको लिखने के लिए हम इसका सही है कि इट इज, सबसे पहले लिखो क्या, अगस्त, फिर 8 to 2020, इस तरह से सही माना जाता है। क्लियर। इंग्लिश हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा मंथ को पहले लिखना चाहिए, फिर डेट, फिर ईयर लिखना चाहिए। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, मेंशन करने के लिए डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखा जाए तो इट इज अगस्त, अगस्त जो यहाँ पर है ये सब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ। ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, सब्जेक्टिव केस ये नहीं है। क्लियर, सब्जेक्टिव केस ये है, ये अगस्त है। क्लियर, इट नहीं हुआ है यहाँ पर, इट एज ए डमी यूज हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे डे के लिए जैसे मैं बोलूँगा इट इज़ सैटरडे, इट इज़ सैटरडे, इट इज सैटरडे, सैटरडे। तो ये सैटरडे जो है एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस की तरह यूज नहीं है, एज ए डमी यूज हुआ है। क्लियर। तो हम बताए हैं टू मेंशन डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ को दिखाने के लिए हम इट का यूज करते हैं। क्लियर, इट का यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको और डीप में समझते हैं। कि जैसे मैं बोलूँगा इट इज मंथ, यह महीना है। क्लियर। तो यहाँ पर जो मंथ है, मंथ यूज जो हुआ है एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। अब इसको कहते हैं हम प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दे आर मंथ्स, दे आर मंथ्स, वो महीने हैं। क्लियर। तो ये मंथ्स जो हुआ है एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। इस सब्जेक्टिव केस के कारण ही सिंगुलर प्लूरल से डिसाइड करते हैं कि वर्ब कैसे लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। इसमें सिंगुलर है तो इज लग गया, इसमें प्लूरल है तो आर लग गया, और ये इट का हो जाएगा क्या, दे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इट का यूज कैसे होता है, इट को डेट, टाइम, ईयर, मंथ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक दूसरा रूल इसका है, to mention object, animal, child and when gender is unknown। क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, समझने के लिए नॉन लिविंग थिंग। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है जिसमें जीव नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, एनिमल को दिखाने के लिए, एनिमल को दिखाने के लिए, चाइल्ड को दिखाने के लिए, चाइल्ड में हम नहीं समझ सकते कि वो क्या है, कौन सा जेंडर है। क्लियर। बेबी को हम नहीं समझ सकते कैसा है,
एंड जब जेंडर अननोन होता है तो वहाँ पर हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, इट का। जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर है तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर। क्लियर। तो यहाँ पर जो मार्कर है, मार्कर सिंगुलर की वजह से ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर। ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल यूज हुआ है, एक सिंगुलर है तो क्लियर। और ये इट क्या हुआ, एज ए डमी यूज हुआ है, डमी। डमी कैसे यूज करते हैं, डमी क्या करता है कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। क्लियर। सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है या इंट्रोड्यूस कराता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है या रिप्लेस कर रहा है। क्लियर, उसे बोलते हैं। आप लोग कभी शॉप में जाते हैं किसी कपड़े की दुकान में, तो वहाँ पर जो गेट के पास एक इंसान की तरह एक क्या होता है, स्टेचू टाइप का एक रखा रहता है, एक आदमी की तरह बना है, लड़की की तरह कुछ भी बना रहता है, उसको एकदम कपड़ा वपड़ा पहनाए रहते हैं। क्लियर। उससे बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसी टाइप का हम कपड़े लेंगे क्योंकि वो स्मार्ट दिखता है, हैंडसम दिखता है। क्लियर। तो उस स्टेचू को जो होता है, इस स्टेचू को क्या बोलते हैं, डमी बोलते हैं। क्लियर। जैसे आप किसी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर रखा रहेगा साइड में स्टेचू टाइप का, तो उसे बोला जाता है डमी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ हम ले रहे हैं, मेंशन करने के लिए किसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, एनिमल्स को दिखाने के लिए, चाइल्ड को दिखाने के लिए, और जब जेंडर अननोन हो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। क्लियर। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द लॉयनेस इज फीडिंग, द लॉयनेस इज फीडिंग हिज हर इट्स कप्स। क्लियर। हमने नाउन जब पढ़ रहे थे, नाउन पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था जब कभी भी कॉमन जेंडर की बात होगी, कॉमन जेंडर नाउन की बात होगी, कॉमन जेंडर नाउन की बात होगी, तो उसमें जो प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, मैस्कुलिन को देते हैं, मैस्कुलिन मतलब ही, हिज, हिम को देते हैं। इसके बाद हम देते हैं इट को देते हैं, नॉन लिमिटेड। इसके बाद हम देते हैं फेमिनिन जेंडर को देते हैं। तो मान लो इसी सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है, द लॉयनेस इज फीडिंग हिज हर इट्स कप्स। तो यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस लिखा है। क्लियर। लॉयनेस, लॉयनेस लिखा है मतलब एक शेरनी की बात कर रहा है, शेरनी की बात करेगा तो ऐसे तो ये महिला है, सॉरी फीमेल में जाएगी, फीमेल में, महिला नहीं है, सॉरी फीमेल में जाएगी। तो लॉयनेस यहाँ पर देखा जाए तो लॉयनेस क्या है, एक फीमेल, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही, फेमिनिन जेंडर को, फेमिनिन जेंडर को डिनोट कर रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हर होना चाहिए, लेकिन हमने अभी बताया था टू मेंशन व्हाट, ऑब्जेक्ट, एनिमल, चाइल्ड, व्हेन जेंडर इज अननोन, बी यूज इट। क्लियर। तो हम यहाँ पर लॉयनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक एनिमल है, एनिमल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्या, इट होगा। क्लियर। इट्स कप्स, कप्स से यहाँ पर क्या है, व्हाट, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन किया, एडजेक्टिव। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी पिछली कहानी अपने आप ऐड होती चली जाएगी। क्लियर। अभी हमने इसके बाद किया नाउन, नाउन को क्वालिफाई किया इट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इट्स, द लॉयनेस इज फीडिंग हिज हर इट्स कप्स। क्लियर। एक नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, the baby is crying, it, he, she, they must be angry, hungry. The baby is crying, it, he, she, they must be hungry. क्लियर। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो क्या होगा, इट मस्ट बी हैंग्री होगा कि ही मस्ट बी हैंग्री होगा। बच्चा रो रहा है तो अब रो रहा है तो इसको रो रहा है बोल रहे हैं तो इसका मतलब लड़के की बात कर रहा है, मतलब कहने का मतलब कि वो मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम तुक्का मारेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, लेकिन तुक्का मारने से नहीं होता है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना होगा। क्लियर। तो द बेबी इज क्राइंग, इट, ही, सी, दे मस्ट बी हैंग्री। तो यहाँ पर क्या है, बेबी क्या है, एक चाइल्ड की बात कर, जब चाइल्ड की बात कर रहा है तो इसका संबंध सीधे डायरेक्ट हो जाएगा किससे, इट से हो जाएगा। इट यहाँ पर कहना सही होगा, ही भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, दे भी नहीं होगा, तो प्लूरल होता है।
क्लियर, तो हो जाएगा द बेबी इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री। क्लियर, इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है इट्स मी हु स्पोक फर्स्ट। अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जब फेसबुक में क्या होते हैं, अपनी फ़ोटो लगा देते हैं, जब फ़ोटो टैग करते हैं किसी को या कि फ़ोटो अपनी अपलोड करते हैं तो उसमें एक कैप्शन लिखने के लिए आता है। कैप्शन लिखने के लिए आता है तो वहाँ पर लिख देते हैं इट्स मी लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं इट्स मी, या तो इसको इट इज़ मी लिख देते हैं, इट इज़ मी। ये होता है गलत, कभी भी नहीं लिखना चाहिए, वो गलत होता है। कभी भी याद रखना कि इट जो होता है, यहाँ पर मैं रूल लिख देता हूँ कि जो इट होता है, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्लियर, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अभी हमने इसके पहले बताया था कि जैसे इट इज़ जनवरी, तो जनवरी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्लियर, सब्जेक्टिव केस ही आता है। इट इज ए मार्कर मैंने बोला था। क्लियर, तो इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अब इट्स मी, इसको यदि ब्रेक करें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है अभी, तो इसको यदि हम एक्सपैंड करें तो इसका मतलब होता है इट इज मी। तो इट अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। इट अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के बाद इज लगा है। क्लियर है, इज के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इट इज मी नहीं होता है, इट इज आई होता है, इट इज आई। गलत है जो कैप्शन लिखते हैं फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, इट इज मी, इट्स मी कहना गलत होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इट्स मी तो गलत है, यहाँ पर आई। क्लियर, और वैसे भी देखा जाए तो ये क्या है, एक हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन है, या तो बोल सकते हो रिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, या बोल सकते हो रिलेटिव क्लॉज है। तो इसके पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, और इसके बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब आती है। याद रखना, इसके पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, इसके बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब आते हैं। होम आ जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, होम आ जाएगा तो सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। इसके पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो इट्स मी कहना गलत होगा, इट इज आई होगा। हमेशा याद रखना, इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। मैं इसको फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से। कि इट जो होता है, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। याद रखना, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव। इट डमी की तरह यूज होता है। हमने बताया था कि दुकान में जब जाते हैं तो एक सेम टू सेम लड़के की तरह, लड़की की तरह क्या करते हैं, एक स्टेचू खड़ा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उसका डमी का काम करता है। डमी का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करना। क्लियर, सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करना या ओरिजिनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करना, या बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस कराना। क्लियर, इसको हम, इस डमी को बोलते हैं रिप्लेसेस, और इसका काम ही है प्रोनाउन का किसी को भी रिप्लेस करना, इंट्रोड्यूस करना। रिप्लेसेस द ओरिजिनल सब्जेक्ट। क्लियर, या तो बोल सकते हैं रिप्लेसेस की जगह हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सब्जेक्ट। जो ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है उसे क्या बोलते हैं, डमी बोलते हैं। क्लियर, अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लूँगा, आप उस एग्जाम्पल को देखिएगा।
मैं फिर से बता रहा हूँ, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद एक बार क्लियर कर देता हूँ, रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि इट जो होता है, इट के बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर। और इट जो होता है एज ए डमी यूज होता है। डमी की तरह क्यों यूज होता है, क्योंकि ये रिप्लेस करता है ओरिजिनल सब्जेक्ट को। ये कोई सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर। यह इंट्रोड्यूस कराता है किसके बारे में, ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, करेक्ट करिएगा। एरर डिटेक्शन में ये पूछ दिया करता है एसएससी के एग्जाम्स एंड बैंक से एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं अक्सर पूछा करता है। अभी जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी पूछ सकता है एमपी के। क्लियर। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। इट वर देम, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेज लिखे हैं। पहला लिखा है इट वर देम हु रेज्ड मनी, रवि डिड नॉट अटेंड द क्लास, आई नो इट या दिस। क्लियर। आई नो इट या दिस लगेगा, इसमें कोई भी लग सकता है। मिस्टर चौहान क्वालिफाइड द एग्जाम, इट ही सी इज वेरी एंग्री। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, इट वर देम। इट क्या हुआ, यहाँ पर एक डमी की तरह यूज हुआ है। इट क्या हुआ, एक डमी की तरह यूज हुआ है। इट के बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वर क्या है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्लियर। इट वाज, इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पर देखा जाए तो देम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो, देम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इट वॉज दे, हु के पहले सब्जेक्टिव केस, इट वॉज दे। इसके बाद हमेशा मेन वर्ब रेज्ड मनी। क्लियर। तो इसका हो जाएगा इट वॉज दे हु रेज्ड मनी। इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। याद रखना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा था इसलिए सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। रवि डिड नॉट अटेंड द क्लास, आई नो इट। रवि ने क्लास अटेंड नहीं किया था, मैं यह जानता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए इट और दिस लिखा है। तो एक और चीज़ यहाँ पर जान लो कि जो इट होता है, इट रेफर्स टू प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफर करता है। क्लियर। इट जो होता है प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में भी बताता है, प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में बताता। तो रवि डिड नॉट अटेंड द क्लास, आई नो इट दिस। तो यहाँ पर देखा जाए रवि ने क्लास अटेंड नहीं किया था, मैं यह जानता हूँ। तो क्या जानता है, इट किसको बता रहा है, इट इस क्लास के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर दिस यूज नहीं होगा। क्लियर। रवि डिड नॉट अटेंड द क्लास, आई नो इट, प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में जो बताता है। अब यहाँ पर लिखा है तीसरा सेंटेंस, मिस्टर चौहान क्वालिफाइड द एग्जाम, इट ही सी इज़ वेरी एंग्री। मिस्टर चौहान ने एग्जाम को क्वालिफाइड किया, इट इज़ वेरी एंग्री, इट इज़ वेरी एंग्री। तो यहाँ पर इट किसको रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है। तो इट थोड़ी यूज होगा, मिस्टर चौहान एक तो लिविंग थिंग है तो सी तो होगा नहीं, ही हो जाएगा। ही इज़ वेरी एंग्री, इट नहीं होगा। क्लियर। प्रीवियस स्टेटमेंट को जो रेफर करता है उसे बोलते हैं, उसे हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं इट। क्लियर। अब यहाँ पर मिस्टर चौहान को जो मतलब कि जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पर इट कैसे हो जाएगा, इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं।
सी इज प्लेइंग चेस, आई नो इट। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, दो सेंटेंसेस। सी इज प्लेइंग चेस, आई नो इट। वह चेस खेल रही है, मैं यह जानता हूँ। तो ये जानता हूँ इट किसको रिप्लेस, ये किसको बता रहा है? स्टेटमेंट को बता रहा है। तो यहाँ पर आई नो इट होगा, दिस नहीं होगा। सी इज प्लेइंग चेस, आई नो इट। क्लियर? स्पोकन में वर्नाकुलर में हम बोल सकते हैं आई नो दिस, लेकिन यदि ग्रामेटिकली हम जाएं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, दिस कहना, आई नो इट हो जाएगा। एवरीवन हैज़ द लिमिट ऑफ द पेशेंस, इट इज़ नोन टू मी। एवरीवन हैज़ द लिमिट ऑफ पेशेंस। पेशेंस की बात कर रहा है, इस प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर इट कहना सही होगा, इट इज़ नोन टू मी। क्लियर? ये मुझे पता है। नेक्स्ट, तो यहाँ हमने समझा इट की तरह। इट जो होता है कैसे यूज होता है? जब हम किसी मेंशन करते हैं डे को, डेट को, टाइम को, ईयर को, मंथ को दिखाने के लिए हम तो यूज करते हैं इट का। दूसरी बात हमने इसको बताया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की, क्लियर, और चाइल्ड की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, तो जब जेंडर अननोन तो वहाँ पर हम यूज करते हैं इट का। इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर? दो सेंटेंस अभी मैं लिखूंगा कुछ, अब हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड ही। क्लियर? टॉपिक डाल लो, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में दो या तीन से ज़्यादा, दो तीन पर्सनल प्रोनाउन एक साथ यूज हो जाते हैं, तो उसकी जो सीक्वेंस होती है वो कैसे सही होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, आई भी यूज हो जाता है, वी भी यूज होता है, ही भी यूज हो जाता है, सी भी, सब, दे भी यूज हो जाता है। तो उस सेंटेंस में हम कैसे उसको सीक्वेंस में रखते हैं, कौन सा पहले आई आएगा कि वी आएगा कि दे आएगा, ही सीट कैसा, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा कि सेकंड पर्सन पहले आएगा कि थर्ड पर्सन पहले आएगा, उस सीक्वेंस को हम समझते हैं। क्लियर? तो अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसको समझने से पहले एक चीज़ हमें समझना होगा। एक वर्ड होता है एटिकेट, एक वर्ड होता है एटिकेट, 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 एटिकेट होता है। एटिकेट को वैसे देखा जाए तो इसको शिष्टाचार भी बोल सकते हैं। इसको मैं डेफिनेशन लिखूं, इसका मतलब होता है सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। जो सोशल बिहेवियर के बारे में बताता है उसे बोला जाता है एटिकेट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एटिकेट, एटिक्वेट नहीं, एटिकेट। क्लियर? इसकी दो कैटेगरी होती है। एक होता है जब गुड एक्ट होगा, जब गुड एक्ट की बात करेंगे, जब गुड एक्ट की बात करेंगे, और एक बार होता है जब बैड एक्ट की बात करेंगे। जब गुड एक्ट की बात करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले दूसरे 2 3 1 का सीक्वेंस होता है, 2 3 1 का। जब बैड एक्ट की बात करेंगे तो 1 2 3 का होता है। मैं यहाँ पर फिर से इसको समझाऊंगा अच्छे से। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार से रिलेटेड होता है, सोशल बिहेवियर, इसको समझ लो डेफिनेशन। तो इसकी दो तरह से होता है, एक गुड एक्ट होता है, एक बैड एक्ट होता है। गुड एक्ट में जो सीक्वेंस होता है 2 3 1 होता है। 2 3 1 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है? फर्स्ट पर्सन हमने बताया था आई वी होता है, सेकेंड पर्सन मैंने बताया था यू होता है, थर्ड पर्सन बताया था ही सी इट एंड दे होता है। क्लियर? और इस तरह बैड एक्ट में क्या हो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। जब कभी भी हम अच्छा काम करते हैं, तो सबसे पहले हम दूसरे का नाम लेते हैं कि तुम, वह और हम या मैं अच्छा काम किया। क्लियर? और जब बुरा काम करते हैं तो हमेशा अपने आप को पहले बताना चाहिए कि हमारी वजह से ये गलत हुआ है। ऐसा नहीं कि दूसरे पर बोल दो। यदि दूसरे पर आप बोलेंगे कि हाँ उसकी वजह से हो गया गलत काम, तो उसका मतलब हो जाएगा वो आप ब्लेम कर रहे हो उसके ऊपर। क्या कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो। यदि दूसरे का नाम पहले लो, यदि कोई गलत काम हो गया, यदि कोई काम, यदि मान लो यदि हम काम कर रहे हैं, यदि गलत हो गया, तो यदि हम बोलेंगे कि
समय खराब था, या कुछ बोल सकते हैं कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, ब्लेम हो जाएगा दूसरे के ऊपर। यदि हमने अच्छा काम किया, हमारी वजह से 2-3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, यदि कोई काम अच्छा हो गया तो फिर हम पहले नाम ले लेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा ईगो, वो ईगो से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर, ईगो से रिलेटेड हो जाए। तो जब कभी भी गुड एक्ट की बात होगी, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। ठीक है। और जब बैड एक्ट की बात होगी, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा। यदि तुम अपना नाम पहले लिख दोगे, उसको पहले लिख दो, इसको पहले नहीं लिख सकते हैं कि यदि बुरा काम है तो सबसे पहले थर्ड को फंसा दो, ऐसा नहीं। पहले अपने आप को बताओ, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। और जब अच्छा काम होगा तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। क्लियर। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। You and I यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है कि यू एंड आई इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आर हैप्पी टुगेदर। दूसरा सेंटेंस लिखा द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी। क्लियर। तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर यू एक यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउन की तरह, यू एक आई पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। यू एंड आई इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आर हैप्पी टुगेदर। यहाँ पर देखा जाए तो ये गुड एक्ट की बात कर रहा है, गुड एक्ट की बात कर रहा है, गुड एक्ट की बात कर रहा है। कैसे? क्योंकि हम लोग दोनों लोग क्या है, इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड में एक साथ यदि हैं तो खुश हैं। क्लियर। उसकी बात करें तो गुड एक्ट है, किसी बुरे काम की बात कर नहीं रहा है। तो गुड एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, 2-3-1 का, 2-3-1। तो यहाँ पर देखा जाए थर्ड पर्सन तो कोई है नहीं, थर्ड पर्सन यहाँ पर कोई नहीं है। जब थर्ड पर्सन कोई नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड पर्सन हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। क्लियर। तो 2-3-1 यहाँ पर देखा जाए तो सेंटेंस अपने आप में क्या है, सही है। यू एंड आई इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आर हैप्पी टुगेदर, ये अपने आप में सेंटेंस कहना सही होगा। नेक्स्ट लिखा है द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी। क्लियर। स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड का मतलब होता है एक प्रकार से देना, नेगेटिव है कि स्कॉल्ड करना मतलब कि धमकाना। स्कॉल्डेड टीचर जैसे किसी को कोई पढ़कर नहीं आता उसको स्कॉल्ड करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, यू यहाँ पर क्या है, सेकंड है, और मी क्या है, यहाँ पर फर्स्ट है। मी क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी। तो स्कॉल्डेड क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, 1-2-3 का। 1-2-3 तो यहाँ फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, द टीचर स्कॉल्डेड मी एंड यू। ये सेंटेंस कहना अपने आप में सही हो, ऊपर वाला सेंटेंस कहने अपने गलत होगा। क्लियर। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का क्या होता है। जब आप गुड एक्ट की बात करेंगे तो 2-3-1 सीक्वेंस होगा, जब आप बैड एक्ट की बात करेंगे तो 1-2-3 होगा। इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव लेकर आएंगे। और इसके अलावा हम पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव में कन्फ्यूजन होता है, उसके ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।